नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस 8 अगस्त 2023। आज डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपके लिए करूंगा। हर्षित सर की तबीयत जो है थोड़ा सा खराब है, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2-3 और न्यूज़ है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड न्यूज़ है, कंबोडिया में नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है। फिर एक न्यूज़ है यूएस ईरान के बीच में कुछ टेंशन हो रहा है, उसके बारे में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट ऑल वुमेन पैनल टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। तो मणिपुर में जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज चल रहा है उसे ओवरसी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एक पैनल अपॉइंट करने वाला, जिसमें सारे मेंबर्स जो है वीमेन हैं। फिर राज्यसभा डेली सर्विसेज बिल को पास किया है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इंद्रधनुष 5.0 वैक्सीन कैंपेन लॉन्च हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। फिर चीता डेथ्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। मेंटरशिप कोर्स के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, जीएस पेपर बेस पूरे डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है दोस्तों, क्वेश्चंस के साथ। मेंटरशिप कोर्स में आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज, सुप्रीम कोर्ट टू अपॉइंट ऑल वुमेन पैनल टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। जीएस पेपर 2 जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए मणिपुर में क्या चल रहा है आपको मालूम है, अभी भी वायलेंस पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आया है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारे रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रहा है। जितने लोगों ने इस वायलेंस में इन्वॉल्व हुआ है उनके अगेंस्ट एक्शंस चल रहा है, पर वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा करके काफ़ी क्रिटिसिज्म आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाएंगे तो वो इंटरवीन करेंगे करके। तो वही हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने अनाउंस किया है कि वो एक ऑल वुमेन कमेटी को अपॉइंट करने वाला है मणिपुर में रिलीफ एक्टिविटीज़ को ओवरसी करने के लिए। देखिए मणिपुर में जब वायलेंस हुआ तो वीमेन के खिलाफ में काफ़ी वायलेंस हुआ था, इवन सेक्सुअल वायलेंस भी हुआ था। 2 वीमेन का नेकेड परेड भी करवाया गया, ये सब आपको मालूम है। तो इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी अपॉइंट किया है ये ऑल वुमेन कमेटी है। 3 फॉर्मर हाईकोर्ट जजेस इन कमिटीज में मेंबर्स है, ठीक है। तो इस कमेटी को हेड करेंगे जस्टिस गीता मित्तल, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। फिर जस्टिस शालिनी फंसालकर जोशी, रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जज। फिर जस्टिस आशा मेनन, फॉर्मर दिल्ली हाई कोर्ट जज। तो इस कमेटी का काम क्या रहेगा दोस्तों, देखिए दिस विल बी अ ब्रॉड बेस्ड कमिटी विच विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू सुपरवाइज, intervene and monitor relief and rehabilitation, restoration of homesteads, religious places of worships, better relief etc. तो बेसिकली मणिपुर में वायलेंस के बाद जो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज चल रहा है, क्या वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, कोई बायस है मेथियान कुकी के खिलाफ में, ये सब सुपरवाइज करने के लिए, इंटरवेन करने के लिए ये कमेटी काम करेंगे, ठीक है। और जितने रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एंड होमस्टेड्स वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ है उसका भी रिस्टोरेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ को ये जो कमेटी है मॉनिटर करेंगे या फिर सुपरवाइज करेंगे, ठीक है। नाउ मई से जुलाई तक मणिपुर में 6500 से ज़्यादा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स रजिस्टर हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मणिपुर वायलेंस केस का हियरिंग हो रहा था तो मणिपुर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था हमारा सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब। उन्होंने बोला it has transferred 11 FIRs concerning sexual violence committed against women, including the Taubal sexual violence incident, to the Central Bureau of Investigation. तो 11 फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स जो सेक्सुअल वायलेंस के साथ रिलेटेड है उसे ऑलरेडी CBI को ट्रांसफर किया है करके मणिपुर गवर्नमेंट अपना स्टेटमेंट दिया है। और मणिपुर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया था सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को केस ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, मतलब देखिए सीबीआई एक ऑटोनोमस एजेंसी, आपको पता है दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू बना हुआ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अपना सीबीआई जो है। तो सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट करेंगे ना उसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो एक अनबायस्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्योंकि ये सब सेक्सुअल वायलेंस कंसर्न केसेस है, ठीक है। और इन सारे केसेस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मणिपुर गवर्नमेंट जो है 11 FIRs को कंसर्निंग सेक्सुअल वायलेंस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर किया है। अब मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं, वैसे आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनिएगा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, सीबीआई को अगर एक केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है तो किन किन से परमिशन लेना पड़ता है। देखिए आपने शायद सुना होगा सीबीआई का जनरल कंसेंट एंड स्पेसिफिक कंसेंट के बारे में। अगर एक स्टेट सीबीआई के लिए जनरल कंसेंट दे के रखा है तो वो स्टेट के अंदर कोई भी एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई को स्टेट से
प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट्स ने जनरल कंसर्न देके रखा है। अगर सीबीआई को लगता है कि एक पर्टिकुलर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट अगर एक स्टेट जनरल कंसर्न देके नहीं रखा है, ठीक है, तब क्या है ना, सीबीआई को एक एक केस के लिए स्पेसिफिक कंसर्न लेना होगा। मतलब एक केस के लिए कंसर्न लिया, वो हो गया, फिर अगला केस के लिए फिर से उनसे कंसर्न लेना पड़ेगा। और ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न नहीं देंगे तो सीबीआई वो केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का जुरिसडिक्शन में आता है। वैसे देखा जाएगा तो हमारे देश में जितने बीजेपी रूलिंग स्टेट्स है, उन्होंने तो जनरल कंसर्न देके रखा है, मेजोरिटी जनरल कंसर्न देके रखा है, क्योंकि उन्हें सेंटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो अपोजिशन रूलिंग स्टेट्स है ना, वो जनरल कंसर्न देके नहीं रखा है। एक ही केस को इन्वेस्टिगेट अगर सीबीआई को करना है तो स्पेसिफिक कंसर्न लेना पड़ेगा। बेसिकली एक एक केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कंसर्न लेना पड़ेगा, नहीं तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा। तब आप पूछोगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। मतलब क्या है ना, देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को एक पर्टिकुलर केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, तो भी वो कर सकते हैं। तब ये कंसर्न वाला जो पार्ट है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है उनके पास। समझ गए? अगर कोर्ट बोलता है ना, तब ये कंसर्न लेने की कोई जरूरत नहीं। कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अलग अलग केसेस आपने सुना होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जैसे कि वेस्ट बंगाल में लास्ट टाइम जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हुआ, इसके बाद काफी वायलेंस हुआ, तब कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ठीक है, नाउ SIT formed. As for the other cases which would remain with Manipur police, state government said it had 42 special investigation teams. तो और जितने केसेस ऑलरेडी मणिपुर वायलेंस के साथ रिलेटेड है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स मणिपुर पुलिस एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। एंड द टॉप कोर्ट हाउएवर सेड इट वांटेड आईज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू कीप एन आई ऑन द स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू दिस केसेस which include serious offenses such as murder and arson. देखिए, मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट ने तो बोल दिया है कि उन्होंने 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स को फॉर्म किया है, पर आप सोचिए दोस्तों, आपको ऑलरेडी पता है मणिपुर का जो पुलिस है वो भी डिवाइड हुआ है मीती एंड कुकी कम्युनिटीज के बीच में। जहाँ पे मीती ज़्यादा रह रहा है उधर कुकी पुलिस ऑफिसर्स नहीं जा रहा है, जहाँ पे कुकी ज़्यादा रह रहा है उधर मीती नहीं आ रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम्स आपने सुना होगा। तो जब मणिपुर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कराएंगे वो एक अनबैस्ड तरीके से नहीं हो पाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स फॉर्म किया है, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सही तरह अपना काम करें, पर हम बाहर से आपको मॉनिटर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम ये देखेंगे कि आप कोई बायस्ड तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, नो, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला इट वुड डायरेक्ट द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस फ्रॉम 6 स्टेट्स टू नेम 6 ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल टू टेक चार्ज ऑफ 6 SITs ईच एंड मॉनिटर इट्स वर्क। देखिए दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्मार्ट खेला है। उन्होंने बोला है 6 स्टेट से हम डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस को, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस मतलब कोई भी स्टेट पुलिस का जो हेड होता है ना, DGP, तो DGP को डायरेक्ट किया है अपने स्टेट में से 6 ऑफिसर्स को नॉमिनेट करना है। ठीक है, एक एक SIT को मॉनिटर करने के लिए या सुपरवाइज करने के लिए। तो देखिए, मणिपुर में जो SIT फॉर्म हुआ है उसे मॉनिटर करने के लिए 6 स्टेट्स में से 6 ऑफिसर्स आएंगे, वो भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के SIT को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट एकदम फॉल्स प्रूफ इन्वेस्टिगेशन चाहता है। अब बहुत हो गया है कि नहीं। सिमिलरली कोर्ट ने यह भी बोला इट वुड एनफोर्स मल्टीपल लेयर्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। एक लेयर में मॉनिटरिंग नहीं होगा, एक एक लेयर में एकदम घुस के हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सीबीआई के बारे में मैंने जो जनरल कंसर्न एंड स्पेसिफिक कंसर्न के बारे में बताया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे आपने सुना ही होगा दोस्तों, जब भी इस तरह के कोई वायलेंस, मतलब बहुत खतरनाक वाला वायलेंस केसेस वगैरह होता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई कमेटी फॉर्म करते ही है। जस्टिस भागवती कमेटी के बारे में आपको पता होगा, आप मुझे बताइए कब सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, एंड नानावती कमीशन के बारे में आपको पता होगा जब गुजरात में प्रॉब्लम्स हो रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऐसा कमेटी फॉर्म किया है मणिपुर में रिलीफ एक्टिविटीज़ को ओवरसी करने के लिए, जिसमें सारे वीमेन हैं, और वो तीनों जजेस कौन कौन है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ अगला न्यूज़, आज राज्यसभा पासेस दिल्ली सर्विसेज बिल, शाह शार्पन्स अटैक ऑन केजरीवाल। GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस सेंटर स्टेट रिलेशंस में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए, इधर बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में।
बेसिकली ये बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये बिल के ऊपर डिबेट्स चल रहा था, ठीक है। तो डिबेट के वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को टारगेट करते हुए कुछ स्टेटमेंट्स बोला है, क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली गवर्नमेंट जो है इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि इस बिल में ऐसे प्रोविजंस है दोस्तों जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट का जो पावर्स है ना वो कम हो रहा है। फाइनल अथॉरिटी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जा रहा है, जिन्हें ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को ये सही नहीं लगेगा। वैसे आपको पता होगा कि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अमित शाह जी का कहना यह है, मतलब वो अरविंद केजरीवाल जी को ये बोल रहा है, व्हेन यू फाइट द पंचायत इलेक्शन एंड आस्क फॉर पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इट कैनॉट बी फुलफिल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली। व्हेन यू फाइट द इलेक्शन ऑफ एमएलए और टू क्लेम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली यू हैव टू नो दैट इट इज नॉट ए स्टेट बट ए यूनियन टेरिटरी। देखिए, आपने एमएलए इलेक्शन लड़ा है, मतलब अमित शाह जी केजरीवाल जी को बोल रहा है कि आपने एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और आप बने हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। जब इलेक्शन के लिए आप कॉन्टेस्ट किया, आपको पता था दिल्ली एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स रहेंगे दिल्ली के ऊपर। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विद ए स्टेट लेजिस्लेचर। ऐसा और एक यूनियन टेरिटरी है, वो है पुदुचेरी, आपको पता होगा। और एक यूनियन टेरिटरी आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे अभी तक इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुआ है। वैसे हमारे देश में जो 8 यूनियन टेरिटरी है उसमें से 3 में कौन कौन सा, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेचर्स भी होगा, पर जम्मू एंड कश्मीर का अभी तक ऑपरेशन नहीं है, ये बात भी आपको मालूम है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना यह है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से पहले आपको यह पता था कि दिल्ली एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, तब आप इस बिल को क्यों अपोज कर रहा है। तो इस तरह होम मिनिस्टर की तरफ से कुछ हार्श स्टेटमेंट्स आया है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, वो अलग बात है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल में क्या क्या की प्रोविजंस है। सबसे पहले डिटेल्स क्या है। द बिल एम्स टू रिप्लेस द दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस एंड मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन दिल्ली। तो देखिए, पहले एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ऑर्डिनेंस क्या होता है दोस्तों, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहते हैं, पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है, बजट, मानसून एंड विंटर, BMW करके आप याद कर सकते हैं। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहते हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट लॉस वगैरह बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है, ऑर्डिनेंस पास करवा सकते हैं प्रेसिडेंट से, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस पास करने के बाद जब अगला सेशन होगा तब जाके उस ऑर्डिनेंस को बिल में बदलना पड़ेगा। ये सारे बेसिक्स है, इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। So the bill aims to replace the Delhi Services Ordinance and make significant changes to the governance structure in Delhi. तो दिल्ली का governance structure में significant changes लाना चाह रहा है ये जो बिल है। And the statement of objection reasons of the bill justifies the need for such legislation by emphasizing the significance of Delhi. तो इस बिल में जितने भी प्रोविजंस है ना, उसे जस्टिफाई करने के लिए काफी कुछ पॉइंट्स बताया गया है, जैसे कि दिल्ली का सिग्निफिकेंस छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। एक तो दिल्ली इंडियन कैपिटल है, सेवरल इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज जो है दिल्ली में लोकेटेड है। तो दिल्ली का जो कंट्रोल है वो स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, ये उनका जस्टिफिकेशन है, ठीक है। पर दिल्ली का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्हें सही नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली सही नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल इट इज पॉलिटिक्स। द बिल एम्स टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन विद द इंटरेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल। वैसे बिल का इंट्रोडक्शन में ये सब लिखा है, बड़ी बड़ी बातें लिखा है, पर आपको पता है इंटेंशन क्या है, जो भी है। पर इसमें लिखा है इट एम्स टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। नेशन का इंटरेस्ट यूनियन टेरिटरी का इंटरेस्ट को बैलेंस करना चाह रहा है ये बिल से, ऐसा लिखा है, ठीक है। ये आपको भी लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, चाहे इंटेंशन कोई भी हो। Now, key points about the bill. Number 1, designating Lieutenant Governor as the final authority. So this is the most controversial thing. The bill proposes to give the Lieutenant Governor of Delhi the ultimate authority in matters related to the postings and transfers of all bureaucrats serving under the Delhi government. तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स सर्व कर रहा है उनके ट्रांसफर से रिलेटेड, उनके पोस्टिंग से रिलेटेड अल्टीमेट डिसीजन कौन लेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली नहीं लेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली लेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट LG विल हैव द पावर टू डिसाइड ऑन द अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनका अपॉइंटमेंट्स, ट्रांसफर्स, ये सबके बारे में डिसीजन लेने का पावर किसको दिया जा रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर
ऑफ दिल्ली को दिया जा रहा है। ठीक है, अगला एम्पावरिंग एलजी टू अपॉइंट हेड्स ऑफ बोर्ड्स एंड कमीशंस। तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितने बोर्ड्स बनेंगे, कमीशंस बनेंगे, ये सबको अपॉइंट करने का जो पावर है ये भी एलजी को दिया जा रहा है। सो द बिल ऑल्सो ग्रांट्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर द पावर टू अपॉइंट द हेड्स ऑफ वेरियस बोर्ड्स और कमीशंस एनैक्टेड बाय द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जितने बोर्ड्स एंड कमीशंस को एनैक्ट किया है ना, उसका भी पावर जो है एलजी को दिया जा रहा है। ठीक है, फिर डिविएशन फ्रॉम द मई 19 ऑर्डिनेंस। मैंने आपको बोला था कि 2019 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था। ठीक है, बेसिकली इस बिल में जो प्रोविजंस है ना वही लिखा था उसमें, पर उसमें 2 पॉइंट्स को इस बिल में कैंसिल किया है। उस बिल में यह लिखा हुआ था, इट ड्रॉप्स ए सेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली had the power to make laws as per Article 239 AA of the Constitution, exempts on matters enumerated in Entry 41 of List 2 of the 7th Schedule। तो देखिए, जब ऑर्डिनेंस आया था ना 2-3 साल पहले, तब यह लिखा हुआ था कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली के पास लॉज बनाने का पावर है एज पर आर्टिकल 239 AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट ऑन मैटर्स एन्यूमरेटेड इन एंट्री 41 ऑफ लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल। देखिए, हमारा 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये आपको मालूम होगा। लिस्ट 2 मतलब होता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का एंट्री 41 स्टेट पब्लिक सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब के बारे में बात करता है। तो ये एंट्री 41 में जो सब्जेक्ट्स लिखा है, इसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दिया हुआ था ऑर्डिनेंस के थ्रू। ठीक है, इसको छोड़ के लिस्ट 2 में जितने सब्जेक्ट्स थे ना, उसके ऊपर लॉज बनाने का पावर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली को दिया हुआ था ऑर्डिनेंस के थ्रू। बट ये जो बिल है, इट ड्रॉप्स ए सेक्शन दैट हैड गिवन द लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है। तो ये जो पावर दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया हुआ था ना, फाइनल अथॉरिटी जो दिया हुआ था, वो भी ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, एंड इट एम्पावर्स द एलजी टू अपॉइंट द हेड्स ऑफ बोर्ड्स एंड कमीशंस। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैं अगेन बता रहा हूं, क्योंकि ऑर्डिनेंस के हिसाब से हेड्स ऑफ बोर्ड्स एंड कमीशंस को अपॉइंट करने का पावर चीफ मिनिस्टर के पास था या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के पास था। अब ये भी कैंसिल किया है। तो एक्चुअली बोले तो पूरी तरह दिल्ली गवर्नमेंट का जो पावर है ना, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जा रहा है। ये सबके अलावा एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों, क्या है ये? द बिल प्रपोजेस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द NCCSA विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ऑफ ऑल ग्रुप ए ऑफिसेस, दैट इज IAS एंड ऑफिसेस ऑफ डैनिक्स। डैनिक्स क्या आपको पता होगा, वन ऑफ द सिविल सर्विस है। डैनिक्स का फुल फॉर्म है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस सर्विंग इन द दिल्ली गवर्नमेंट। तो बिल के मुताबिक NCCSA क्रिएट होगा, दैट इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ग्रुप ए ऑफिसेस का, चाहे वो IAS का हो या डैनिक्स का हो, उनका ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स को रिकमेंड करना। ठीक है, और NCCSA में कौन रहेगा दोस्तों? देखिए, इट विल बी चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली who will be the ex officio chairperson of the authority। तो अच्छी बात है, NCCSA का जो चेयरमैन होगा वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली होगा। वो एक एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर रहेगा वो चेयरपर्सन होगा। ऐसा किसी का नाम नहीं होगा, जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर है वो इस NCCSA का चेयरपर्सन होगा। एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली जो है मेंबर होगा। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली जो है मेंबर सेक्रेटरी होगा। डिसीजंस ऑफ NCCSA विल बी मेड बाय ए मेजॉरिटी वोट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए, आपको लगेगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली को चेयरपर्सन बनाया है इसलिए चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स है, पर देखिए दोस्तों, इतना कोई पावर नहीं है, क्योंकि तीनों के पास वोट है और जो मेजॉरिटी वोट होगा वही जीतेंगे। मतलब जो भी डिसीजन होगा, अगर चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर के डिसीजन को वीटो करते हैं तो वही होगा। समझ रहे हो ना? तो वही लिखा हुआ है इधर। ठीक है, एंड इसमें भी अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो ये पहुंच जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। द LG कैन रिटर्न द NCCSA's रिकमेंडेशन इफ ही डिसएग्रीज विथ इट। तब NCCSA का क्या फायदा है? NCCSA का डिसीजन अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सही नहीं लगा ना, तो वो उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो LG को पूरी तरह पावर दिया जा रहा है दोस्तों इस बिल के थ्रू। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी खुश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आया है कि सेंटर दिल्ली को पूरी तरह कॉर्नर करना चाहता है इस तरह का। इसलिए अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि दिल्ली स्टेट है, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, सेंटर के पास पावर से। आपको ये मालूम है, आप जब इलेक्शन लड़े थे तो आप जाके ये मत बोलो कि हमारे पास ज़्यादा पावर्स हैं, सेंटर के पास हमेशा पावर्स है करके होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो बिल के प्रोविजंस है। ठीक है, बिल जब एक्ट बनेंगे तो और डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे। अगला है इंद्रधनुष 5.0 वैक्सीन कैंपेन लॉन्च्ड इन स्टेट, GS पेपर 2 हेल्थ एंड एसोसिएटेड इश्यूज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। देखिए,
intensified mission Indradhanush 5.0, the nationwide vaccine catch-up campaign which focuses on reaching zero-dose children aged between 0 to 5 years and pregnant women to ensure that they do not miss out on any vaccination was launched. तो सबसे पहले आपको समझना होगा इंद्रधनुष क्या है। मिशन इंद्रधनुष ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2014 में, जब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा, अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेसिडेंट है ना, वो 2014 से लेके 2019 तक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव ये था टुवर्ड्स 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया एंड सस्टेन द सेम ईयर बाय 2022। तो बेसिकली 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंप्लीमेंट करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। तो वैक्सीनेशन है 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस को प्रोवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। डिफ्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, मीसिल्स एंड सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस बी एंड मेनिंजाइटिस एंड न्यूमोनिया कॉज्ड बाय Haemophilus influenza type B and against rotavirus diarrhea and Japanese encephalitis in selected states and districts respectively। तो इतने सारे डिसीजेस जो है दोस्तों ये कवर्ड है किसमें, मिशन इंद्रधनुष में। तो मिशन इंद्रधनुष का ऑब्जेक्टिव क्या है, 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज को कवर करना। ठीक है, ये 2014 में लॉन्च हुआ था। नाउ तो फिर ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष क्या है दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष was launched in 2018 by the central government with the objective of covering all children under the age of 5 and pregnant women for immunization who were not covered under the यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो आपको पता है दोस्तों हमारे देश में एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव यह है कि यूनिवर्सली इम्यूनाइजेशन को प्रोवाइड करना। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिन्हें इम्यूनाइजेशन नहीं मिला, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन हो या बच्चे हो जो 5 साल के नीचे। ठीक है, नाउ आपको पता है दोस्तों हमारे देश में 100% कवरेज करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, कोई ना कोई छूट ही जाता है। तो जो छूट जाता है ना, उन्हें कैचअप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। पहली बार लॉन्च किया था 2018 में, शायद 2017 भी हो सकता है, एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, 17 या 18 में मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का फेज 1 लॉन्च किया गया था। तो इसका हर एक साल अलग अलग फेजेस लॉन्च होते हैं, जैसे कि फेज 2, फेज 3, फेज 4, अब जाके फेज 5 लॉन्च हुआ है। तो आप बोल सकते हैं इट इज ए नेशन वाइड वैक्सीन कैचअप कैंपेन, उन लोगों को कैचअप करने के लिए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मिस किया है या फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के टाइम पर जो इम्यूनाइजेशन ले नहीं पाया या वैक्सीनेशन ले नहीं पाया। ठीक है, नाउ तब अब आप पूछोगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। देखिए, the immunization program in India was introduced in 1978 as expanded program of immunization by the Ministry of Health and Family Welfare। तो काफी पुराना एक प्रोग्राम है दोस्तों जो 1978 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब उसका नाम था एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI करके। 1985 में प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया था as यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, सो UIP प्रिवेंट्स मोर्टालिटी एंड मोबिलिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वीमेन अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस। तो कौन कौन से वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस है मैंने आपको इधर बताया है। ठीक है, नाउ तो इन सभी से प्रेग्नेंट वीमेन एंड बच्चों को बचाना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है। बट इन द पास्ट इट वाज सीन दैट द इंक्रीज इन इम्यूनाइजेशन कवरेज हैड स्लोड डाउन एंड इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1% ईयर बिटवीन 2009 एंड 2018। तो पिछले कुछ सालों में ये दिख रहा था कि ये जो इम्यूनाइजेशन कवरेज का जो प्रोसेस है वो स्लो पेस में चल रहा था करके। ठीक है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो पेस में चल रहा था। ये नहीं है ना, ये नहीं होना चाहिए ना। तो कवरेज को एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब केवल 1% एक साल इंक्रीज हो रहा था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कवरेज का जो पेस है। तो इस कवरेज को एक्सेलरेट करने के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया। ठीक है, इट वॉज एनविसाज्ड एंड इंप्लीमेंटेड सिंस 2015 टू रैपिडली इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90%। तो और एक बार मैं बता देता हूं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, वो ठीक से कवरेज इंक्रीज नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। अब मिशन इंद्रधनुष के बाद गवर्नमेंट ने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया। बेसिकली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, हर एक प्रेग्नेंट वीमेन एंड बच्चे जो है वैक्सीनेटेड हो, सबको इम्यूनाइजेशन दे दो ताकि इस तरह के डिसीज से वो बच सके। ठीक है, सो मिशन इंद्रधनुष जो है
Actually, it comes under Ministry of Health and Family Welfare, but it is supported by many other ministries and departments. और भी ministries and departments का support है मिशन इंद्रधनुष के लिए, जैसे कि Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of पंचायती राज, Ministry of Women and Child Development and Ministry of Housing and Urban Affairs. अगला है सी नो रीजन टू डिसबिलीव सेंटर सुप्रीम कोर्ट ऑन चीता डेथ्स, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, आप सभी को मालूम है 1952 में इंडिया में से चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया था बिकॉज ऑफ रिगरस हंटिंग एंड ऑल। फिर रिसेंटली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया। प्रोजेक्ट चीता के अंडर हमने 20 चीतास को ऑलरेडी नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका में से इंडिया का कुनो नेशनल पार्क में, बेसिकली मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया है। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पीशीज को जब आप एक जगह से दूसरी जगह में लेके आते हैं ना, उसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स आपने सुना ही होगा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली 20 चीतास में से केवल 14 आर स्टिल सर्वाइविंग, 6 हैव डाइड। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल हुआ कि चीतास का ट्रांसलोकेशन करके गवर्नमेंट ने ठीक नहीं किया, इतने सारे चीतास का डेथ हो रहा है, ये ठीक नहीं करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा आपका क्या कहना है? तो सेंटर ने बोला हम पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं चीतास को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, ताकि उनका डेथ ना हो, ठीक है। और हम ये भी कोशिश कर रहा है कि कुनो नेशनल पार्क में और भी अच्छी तरीके से कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करें उन्हें सर्वाइव करने के लिए। और सेंटर ने ये भी बोला ये जो 6 डेथ हुआ है दोस्तों चीतास का, उनमें से 3 जो है चीतास का कब से, जो बच्चे है ना चीतास का, तो वो बच्चों का डेथ हुआ है। तो टोटल 6 अडल्ट का नहीं हुआ है, उनमें से 3 चीता कब्स का हुआ है, ये सब बोला है। और सेंटर ने ये भी बोला हम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ भी पार्टनरशिप वगैरह कर रहा है, किस तरह एफर्ट्स डालना चाहिए चीतास को बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना ये भी है दोस्तों, अगर 50% भी सर्वाइवेबिलिटी है ना, जैसे कि अभी 20 चीताओं को लाया है, ठीक है, अगर उनमें से 10 को भी आप सर्वाइव करा पाया तभी ठीक है। तो अभी के हिसाब से करीब 40% हो चुका है, पर ये 40% भी इतना ठीक नहीं है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैड सेड द डेथ ऑफ 40% ऑफ चीतास इज लेस देन 1 ईयर एट कुनो नेशनल पार्क डजंट प्रेजेंट ए गुड पिक्चर। कुनो नेशनल पार्क के अंदर एक साल में 40% चीतास का डेथ हुआ है, ये एक अच्छा पिक्चर नहीं दे रहा है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को वार्निंग दिया था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सजेस्ट किया था कि आप चाहे तो कुनो नेशनल पार्क से और कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीतास को और ट्रांसलोकेट कर सकता है करके, पर अभी तक ये हुआ नहीं है, पर सेंटर इसके बारे में सोच भी रहा है। पर एक्सपर्ट्स का कहना यह है 50% भी अगर सर्वाइवेबिलिटी रेट हम मेंटेन करेंगे वो ठीक है, इवन ए 50% सर्वाइवल रेट वुड डू, ठीक है। तो वो ये ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। ये जो चीतास को हमने लाया है ये अफ्रीका से लाया है, तो बेसिकली दे आर अफ्रीकन चीतास। देर आर मेनली 2 types of cheetahs, one is Asiatic cheetah, second is African cheetah, ठीक है। एशियाटिक चीतास IUCN का रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। मतलब एशियाटिक चीतास का पॉपुलेशन जो है ना अभी के हिसाब से काफी कम है, एस्टिमेट्स के हिसाब से 100 से नीचे है एशियाटिक चीतास का जो पॉपुलेशन है, वो भी केवल ईरान में, ठीक है। नाउ अफ्रीकन चीतास की बात करें, IUCN का वल्नरेबल कैटेगरी में है, पर अफ्रीकन चीतास का सफिशिएंट पॉपुलेशन है अभी के हिसाब से कहां पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और हमने जो ट्रांसलोकेट किया है वो एशियाटिक चीतास नहीं है, वो अफ्रीकन चीतास है, ध्यान दीजिएगा। अगला है thousands of US sailors marines reach Red Sea after Iran tensions, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगा। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करने वाला 2 टैंकर्स को ईरानी नेवी ने कैप्चर किया। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, अनकॉमन बात भी नहीं है, ये होते ही रहते हैं। बीच बीच में ईरानी नेवी जो है यूएस से बिलोंग करने वाले टैंकर्स को, मर्चेंट शिप्स को कैप्चर करते हैं जब उनके टेरिटोरियल एरिया में आते हैं। और यूएस भी ये काम करते हैं, यूएस भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। यूएस भी यही काम किया था कुछ महीने पहले, जब ईरान से बिलोंग करने वाला कोई शिप उस एरिया में आया था तो उन्हें भी कैप्चर किया था। तो ये तो होते ही रहते हैं। पर यूएस का आपको पता है दोस्तों, यूएस अभी अपना पावर दिखा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ यूएस सेलर्स मरीन्स जो है ऑलरेडी रेड सी पहुंच चुका है ईरान टेंशन के बाद। बेसिकली ईरान बार बार यूएस शिप्स को कैप्चर कर रहा है, मर्चेंट शिप्स को या ऑयल टैंकर्स को कैप्चर कर रहा है। इस वजह से यूएस अभी अपने फोर्स लेके पहुंचा है कहाँ पे, रेड सी में, ठीक है। वैसे यूएस और ईरान के बीच में जो इश्यूज हुआ था आपको मालूम है, ईरान जो है यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं, ठीक है, वेपन्स बनाने के लिए। तो वो यूएस जैसे कंट्रीज ने मना किया था। और यूएस ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आपने सुना होगा। बेसिकली यूएस ने ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस इंपोज किया था। तो यूएस ने ईरान को एक ऑप्शन दिया कि हम सैंक्शंस वगैरह रिवोक करेंगे अगर आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है
उसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से करेंगे। और आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम को ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। आपको यूरेनियम एनरिचमेंट जो है परमिसिबल लेवल से ऊपर नहीं लेके जाना है। तो ये सब बोल के एक न्यूक्लियर डील का डिस्कशन तो हो ही रहा था। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका और ईरान के बीच में, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली कोई डील हो नहीं पाया और इसी वजह से अभी भी ईरान के ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस है और ईरान और यूएस के बीच में ये टेंशन चल ही रहा है। ऊपर से मिडल ईस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे, ईरान एक एनिमी कंट्री की तरह है। काफ़ी सारे मेजर कंट्रीज है जो ईरान से नफरत रखते हैं। उसका अलग अलग रीजन है दोस्तों। एक तो ईरान में क्या है ना, आपको शिया कम्युनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा, वेरा सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री में सुन्नी कम्युनिटी ज़्यादा है। तो इस तरह के डिफरेंसेस भी है और अलग अलग टेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब जो है यूएस के कुछ फाइटर शिप्स जो है रेड सी में पहुंचा है, ये न्यूज़ आया है, ठीक है। रेड सी का मैप एक बार देख रहे थे दोस्तों। रेड सी जो है मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट होता है ज़्यूस कनाल के थ्रू, ठीक है। और ज़्यूस कनाल के बगल में बेसिकली ईस्टर्न साइड में एक गल्फ ऑफ अकाबा भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और रेड सी के सथेन साइड में गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्ट होने वाला एक स्ट्रेट है, वो है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। और रेड सी के सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन से आप देख ही सकते हैं दोस्तों। इजिप्ट जो ज़्यूस कनाल को ऑन करते हैं, फिर जॉर्दान है, फिर इधर आपको सऊदी अरेबिया दिख रहा है, यमन दिख रहा है, और इधर आपको एरिट्रिया दिख रहा है, एंड इधर आपको सूडान दिख रहा है। तो इतने कंट्रीज रेड सी के मेजर लिटोरल कंट्रीज है। फाइनल न्यूज, कंबोडियन किंग अपॉइंट्स हुन सेन्स सन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले कंबोडिया के बारे में। कंबोडिया एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, आसियान ग्रुप ऑफ नेशंस का वन ऑफ द मेंबर है। कंबोडिया कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थर्न साइड में थाईलैंड है, फिर लाओस है, ईस्टर्न साइड में वियतनाम है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में गल्फ ऑफ थाईलैंड भी आपको इधर दिख रहा है। कंबोडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है दोस्तों, ठीक है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है किंग है। तो कंबोडिया के एक फेमस प्राइम मिनिस्टर है दोस्तों, हुन सेन, ठीक है। हुन सेन 98 से लेके अब तक कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और रिसेंटली कंबोडिया में जनरल इलेक्शंस भी हुआ था। और जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ था ना, कंबोडिया का जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है उन्हें बैन किया था इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने से। और आउटकम क्या निकला, जो प्राइम मिनिस्टर हुन सेन का पार्टी है उन्हें लैंडस्लाइड विक्ट्री भी मिल गया, ठीक है। पर विक्ट्री के बाद हुन सेन ने अनाउंस किया था कि उनका जो एल्डेस्ट सन है, पहला बेटा जो है हुन मैनेट, उन्हीं को अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। तो अब क्या न्यूज निकल रहा है, कंबोडिया का किंग हुन सेन को अपॉइंट किया है, हुन मैनेट को अपॉइंट किया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया, ठीक है। अब देखिए कंबोडिया का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही कहते हैं। तो पार्लियामेंट में टोटल 125 सीट्स है, उसमें से 120 जो है कंबोडियन पीपल्स पार्टी के पास है। बेसिकली हुन सेन का जो पार्टी है उनके पास है, ठीक है। अब एक ट्रस्ट वोट टाइप का होगा अगस्त 22 को, वो भी जीतना होगा हुन मैनेट को अगर ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहना है, ठीक है। तो बस एक वन लाइनर टाइप का न्यूज़ है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।